हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ आरबीआई ग्रेड बी 2021 के लिए जनरल अवेयरनेस का पार्ट 4 लेकर। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया असिस्टेड मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को सिविल इंजीनियरिंग में एक्सीलेंस के लिए ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस कंट्री में बन रहा है। तो मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है भूटान में। कहाँ पे? भूटान में। ये देख लीजिए, रिसेंटली यूके बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को ब्रूनेल मेडल दिया गया है। पर्पस क्या है? सिविल इंजीनियरिंग की एक्सीलेंस के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये इनॉग्रेट किया था 2019 में, अगस्त में विजिट कर रहे थे, उसी दौरान इनॉग्रेट किया था। 720 मेगावाट की कैपेसिटी है मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। इंडिया इसकी 70% फंडिंग कर रहा है। तो रिसेंटली मांगदेचू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको ब्रूनेल मेडल मिला है एक्सीलेंस फॉर सिविल इंजीनियर के लिए। यह क्वेश्चन है, ओखला स्पीड टेस्ट इंडेक्स के अनुसार वर्ल्ड में हाईएस्ट स्पीड किस कंट्री की है? तो साउथ कोरिया की जो इंटरनेट स्पीड है वर्ल्ड में हाईएस्ट है, लगभग 121 Mbps की है। ऑल ओवर 138 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है इसमें इंडिया की रैंक है 131। तो 138 में से इंडिया की रैंक क्या है? 131। तो इंडिया में इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा लो है, लगभग 17.3 Mbps के अनुसार है। तो याद रखिएगा, ओखला इसने इंटरनेट स्पीड इंडेक्स जारी किया है जिसमें साउथ कोरिया टॉप पे है और इंडिया 131st। यह क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को पहली बार किस स्टेट में एक्सटेंड किया गया है? तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में ESIC स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। आज़ादी के बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश में ये स्कीम लागू हुई है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम पहली बार अरुणाचल प्रदेश में लागू हुई है। आपको पता ही है 1948 में ESIC एक्ट पास हुआ था। इसके तहत 10 या फिर उससे अधिक एम्प्लॉय वाली कंपनीज को ये ESIC स्कीम को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में भी लागू हो गया और ये जो श्रम सुविधा पोर्टल है इस पर जाकर कोई भी पर्सन इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। ESIC स्कीम के लिए जो सैलरी होती है वो मैक्सिमम 21,000 रुपये हो सकती है, तभी आपको ESIC का लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन दिव्यांग लोगों के लिए ये 25,000 क्राइटेरिया है। अगर 21,000 या 25,000 से ऊपर है तो आप EPFO में चले जाएंगे, उससे नीचे ESIC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें क्वालिटी करेक्शन के लिए और कंट्रोल्ड फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है? तो इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी को IIT खड़गपुर ने डेवलप किया है। ये देख लीजिए, IIT खड़गपुर ने इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। पर्पस क्या है? जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कई बार हम नहीं होते हैं लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट रहती है, तो उस दौरान क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए और सारी चीज़ें एक्यूरेट इंश्योर करने के लिए ये इंडस्ट्री 4.0 लॉन्च किया है। किसने? IIT खड़गपुर ने। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन ये वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइवर हो गए हैं फार्मूला 1 की रेस के। आपको पता है लुइस हैमिल्टन किसके लिए ड्राइव करते हैं? तो मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं और यूके से बिलोंग करते हैं। ये दो चीज़ें याद रखिएगा। लुइस हैमिल्टन रिसेंटली इन्होंने माइकल शुमार्कर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है फार्मूला 1 की रेस में। तो 92 जीत हासिल कर ली है लुइस हैमिल्टन ने। इसके साथ ही ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 को जीतने वाले ड्राइवर हो गए हैं। लुइस हैमिल्टन के बारे में यही याद रखिएगा आप कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और यूके से बिलोंग करते हैं। माइकल शुमार्कर ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMEs और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए किसने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एंटरप्रेन्योर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप की है SMEs और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। देख लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इन्वेंटरप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप की है ताकि SMEs को और स्टार्टअप्स को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग में हेल्प की जा सके। इससे क्या होगा? उनको इक्विटी मिलेगी, फंड मिलेगा और अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए BSE ने ICCI यानी ICCI के साथ पार्टनरशिप की है, इन्वेंटरप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इतना याद रखिएगा। BSE की बात करें तो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है BSE के? विक्रमजीत सेन। एंड MD एंड CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरावीक जो कि चौथा इंडिया एनर्जी फोरम है, इसका इनॉग्रेशन सेशन किसने एड्रेस किया है? तो 4th इंडिया एनर्जी फोरम सेरावीक, इसका इनॉग्रेशन सेशन PM मोदी ने एड्रेस किया है। ये देख लीजिए, PM मोदी द्वारा चौथे इंडिया एनर्जी फोरम सेरावीक को इनॉग्रेट किया गया है, जिसका थीम है इंडिया एनर्जी
फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज, इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज, ये है 4th इंडिया एनर्जी फोरम। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो यूएस की एक फर्म है IHS मार्केट, उसके साथ मिलकर इंडिया की गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है। पीएम मोदी ने बोला कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है। साथ ही साथ जो वर्तमान में एरोप्लेन की फ्लीट है वो 600 है। पीएम मोदी ने बताया कि 2024 तक इसको बढ़ाकर 1200 कर देनी है। उसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी बताया कि 2022 तक जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है वो 175 गीगावाट है। 175 में आपका जो है वो 100 गीगावाट सोलर है और 60 गीगावाट विंड एनर्जी है, बाकी अदर है। तो ये 175 गीगावाट है कंबाइंड, इसको पीएम मोदी ने कहा 2030 तक बढ़ाकर 450 गीगावाट करना है। तो आप याद रखिएगा, IHS मार्केट द्वारा 4th इंडिया एनर्जी फोरम यानी सेरावीक को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन किया है पीएम मोदी ने। सेरावीक देखिए कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च कुछ एसोसिएट्स करके है फुल फॉर्म इसका, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिनों तक सर्कुलर इकोनॉमी पर एक हैकाथॉन चला है IACE, इसको इंडिया और किस कंट्री ने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है? तो IACE हैकाथॉन इसको ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है। फुल फॉर्म देख लीजिए आप, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन, यही हो गया IACE। 2 दिनों तक चला है। मेन पर्पज है MSMEs को सपोर्ट करना, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जो सर्कुलर इकोनॉमी पे बेस्ड हो और MSMEs को सपोर्ट करे। इसके लिए इंडिया से अटल इनोवेशन मिशन और ऑस्ट्रेलिया से कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी CSIRO, इन दोनों ने मिलकर IACE हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 4 की थीम पे आधारित था। ये यहाँ आप 4 की थीम पढ़ सकते हैं, लेकिन शायद ये ना पूछें आपसे। 4 थीम पे आधारित था, इतना याद रखिएगा IACE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसने अनाउंस किया है कि जो मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सिंगल पेरेंट होंगे अब वो भी चाइल्ड केयर लीव के लिए एलिजिबल होंगे। चाइल्ड केयर लीव बच्चे के जीवन काल के दौरान दी जाने वाली लीव है। पहले ये बच्चे की 22 वर्ष तक की एज तक के लिए दी जाती थी, लेकिन अब ये क्राइटेरिया खत्म कर दिया है। अब बच्चा कितना भी बड़ा हो आप ये लीव ले सकते हैं। तो रिसेंटली जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया है कि अगर मेल पेरेंट्स मतलब कि जो मेल गार्जियन है अगर वो सिंगल पेरेंट्स हैं तो भी चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट 365 डेज के लिए आपको 100% सैलरी मिलेगी और दोबारा लेते हैं 365 डेज के लिए तो 80% ही सैलरी मिलेगी, उसके बाद आपको नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम 2 वर्ष की ही चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं आप। यहाँ सैलरी का क्राइटेरिया देख लीजिएगा। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि चाइल्ड केयर लीव के दौरान भी एम्प्लॉयज को LTC लीव ट्रेवल कंसेशन मिलेगा। तो याद रखिएगा, जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया है कि मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर सिंगल पेरेंट हैं तो चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अर्जुन मुंडा इन्होंने कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर को इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा ज्वाइंटली स्थापित किए गए हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल अफेयर्स स्थापित किए गए हैं, जिनको लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा ने। देख लीजिए आप, आर्ट ऑफ लिविंग और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर स्थापित किए हैं, जिनको अर्जुन मुंडा जी ने इनॉग्रेट किया है। पर्पस क्या है? पर्पस है ट्राइबल कम्युनिटी की लाइवलीहुड कंडीशन को बेहतर करना। जो ये 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं फॉर ट्राइबल वेलफेयर, पहला कहाँ है? पहला PRIs पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने पर ध्यान देगा, जो कि झारखंड में स्थापित किया गया है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दूसरा कहाँ है? दूसरा है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। तो दोनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर याद रखिएगा आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने स्थापित किए हैं। पहले मैंने आपको बता दिया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर ध्यान देगा और दूसरा 10,000 ट्राइबल फार्मर्स को ट्रेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ये किस डेट को मनाया जाता है? द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ये हर वर्ष आपका 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप यहाँ पढ़ लीजिए, वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज हर वर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम देख लीजिए, इस बार 2020 का थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड, इतना याद रखिएगा, योर विंडो टू द वर्ल्ड। ये 2020 के लिए द वर्ल्ड ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स को जो रफाल फाइटर जेट का पहला बैच मिला है, आपको पता ना उसमें कितने फाइटर जेट हैं? तो पहले बैच में 5 आए थे और दूसरे में 3 आए थे, इतना याद रखिएगा। तो पहले बैच में 5 फाइटर जेट आए हैं रफाल। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन, फ्रांस जो है कंट्री उसकी डसॉल्ट एविएशन इसको बनाती है। 5 रफाल फाइटर जेट अंबाला एयरफोर्स बेस पर आ गए थे।
आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसको एयरफोर्स की कौन सी स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है, तो 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है जिसका नाम है गोल्डन एरो, ये भी याद रखिएगा। रफाल, टोटल 36 रफाल के लिए डील हुई थी 2016 में फ्रांस के साथ, 59,000 करोड़ की ये डील थी, इतना याद रखिएगा। 2021 के लास्ट तक ये सारे 36 रफाल आ जाने हैं, 5 आ चुके हैं, उसके बाद 3 भी आए थे, तो इसी तरह करके 36 रफाल आने हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 1932 में स्थापना हुई थी, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस समय 26 एयरफोर्स चीफ कौन है? RK सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली MiG-27 को फेयरवेल पार्टी दी गई है क्योंकि इसको अब रिटायर कर दिया गया है। आपको पता है MiG-27 किस कंट्री से प्रोक्योर किया गया था? तो जितने भी मिग सीरीज के विमान हैं उनको रशिया से ही प्रोक्योर किया गया था, या फिर सोवियत यूनियन। MiG-27 इसको जोधपुर एयरबेस पे जो है फाइनल यानी फेयरवेल दे दिया गया, रिटायर कर दिया गया। इसको रशिया से इंडक्ट किया गया था 1985 से। रशिया और HAL ज्वाइंटली मिलकर इसको इंडिया में बना रहे हैं। जो 1999 का कारगिल वॉर था, इसमें निर्णायक भूमिका निभाई थी MiG-27 ने, और उस दौरान इसको बहादुर टैगलाइन दी गई थी। तो MiG-27 रशिया का विमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनिमेशन डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष? तो मेरे ख्याल से 28 अक्टूबर को हर वर्ष इंटरनेशनल एनिमेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। जो आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस बिहाइंड द सीन काम करते हैं ना, उनके लिए मोस्टली ये समर्पित है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इस बार जो 28 अक्टूबर था उस दिन 19th इंटरनेशनल एनिमेशन डे था। ऑर्गेनाइज किया गया है ASIFA यानी इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन। किसके साथ मिलकर? यूनेस्को के साथ मिलकर इसने ऑर्गेनाइज किया है। इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन की बात करें, आसिफा 1960 में स्थापना हुई थी और लॉस एंजलिस में इसका हेडक्वार्टर है आसिफा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेशनल गेम्स 2020 में होने जा रहे हैं उसका 36 एडिशन कौन सी इंडियन स्टेट होस्ट करेगी? तो 36 नेशनल गेम्स को गोवा होस्ट करेगा। कौन? गोवा। ये देख लीजिए, रिसेंटली गोवा में जो 36 नेशनल गेम हो जाने हैं उसके लिए रबीगुला को ऑफिशियल मस्कट अनाउंस किया गया है। रबीगुला जो है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है, यानी गले में आग लगी जैसी आपकी बुलबुल होगी, जो कि आपका गोवा का स्टेट बर्ड है, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। तो रबीगुला को 36 नेशनल गेम्स के लिए क्या बनाया गया है? मस्कट। नेशनल गेम्स की बात करें तो 1924 में पहली बार हुए थे, तब पंजाब में हुए थे, अनडिवाइडेड पंजाब में। इंपॉर्टेंट ये है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार लखनऊ में हुए, और जो करंट फॉर्मेट है वो 1985 में अडॉप्ट किया गया है। तो 36 नेशनल गेम हो जा रहे हैं जो कि 1985 से कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा सीरीज 2020 जो कि नेशनल फेस्टिवल है म्यूजिक और डांस पर, इसको किसने लॉन्च किया है? तो परंपरा सीरीज 2020 इसको लॉन्च किया है M वेंकैया नायडू जी ने, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकैया नायडू जी। उन्होंने परंपरा सीरीज 2020 लॉन्च किया है जो कि नेशनल फेस्टिवल है म्यूजिक एंड डांस पर। परंपरा सीरीज 2020 इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो नृत्य तरंगिणी फाउंडेशन है, पिछले 23 वर्षों से इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है UN के साथ मिलकर। याद रखिएगा, परंपरा सीरीज 2020 लॉन्च किया है किसने? M वेंकैया नायडू जी ने। नृत्य तरंगिणी इसको ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIFS फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बिमल जुल्का फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट के नए चेयरमैन हैं। बिमल जुल्का अभी तक मुख्य सूचना आयुक्त थे, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के हेड थे बिमल जुल्का। अब ये FIFS फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं। तो याद रखिएगा, बिमल जुल्का फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं, रिप्लेस किया है जॉन लॉफहैगन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर ट्यूबर्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो केरल। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ट्यूबर्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP तय करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है, याद रखिएगा, केरल। 1 नवंबर 2020 से केरल में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होंगे वो लागू हो जाएंगे। 16 वेराइटीज जो वेजिटेबल्स की हैं उनको कवर किया गया है इसमें, और 20% बेस प्राइस रखा गया है जो कि कॉस्ट से 20% अधिक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को केरल में जीवनी केरला के ब्रांड नेम से बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन इसने एक ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था। इसमें एक स्पेशल प्राइज जीता है अंजार मुस्ताइन अली ने। ये मात्र 6 वर्ष के हैं अंजार मुस्ताइन अली। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं अंजार मुस्ताइन अली। ये देख लीजिए, रिसेंटली ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन इन्होंने ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें $1000 का
प्राइज जीता है अंजार मुस्तान अली ने, जो कि बांग्लादेश के 6 वर्ष के बालक हैं। ICCR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, 1950 में स्थापना हुई थी। फाउंडर कौन थे? अबुल कलाम आजाद। वर्तमान में इसके DG कौन है? श्री दिनेश पटनायक। तो याद रखिएगा ICCR के जो स्पेशल ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन है उसमें एक स्पेशल प्राइज जीता है अंजार मुस्तान अली, बांग्लादेशी बच्चे हैं। यह क्वेश्चन है 2020 के लिए डॉक्टर तुलसीदास कफ अवार्ड नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने दिया है। इसको किसको दिया गया है? तो 2020 का डॉक्टर तुलसीदास कफ अवार्ड दिया गया है डॉक्टर सतीश मिश्रा को। ये देख लीजिए, डॉक्टर सतीश मिश्रा जो कि CDRI लखनऊ में काम करते हैं, उनको नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा 2020 के लिए डॉक्टर तुलसीदास कफ अवार्ड दिया गया है। इन्होंने मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल का एनालिसिस किया था डॉक्टर सतीश मिश्रा, इसलिए 2020 के लिए इनको नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा डॉक्टर तुलसीदास कफ अवार्ड दिया गया है। ये याद रखिएगा, डॉक्टर तुलसीदास कफ अवार्ड 2020 के लिए डॉक्टर सतीश मिश्रा को दिया गया है। ये इंडियन एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस ये एक सोसाइटी है, इतना याद रखिएगा, 1961 में स्थापित की गई थी। बाद में इसका नाम बदल दिया गया था, अब नाम है इसका नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस। 1976 में ये नाम बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज यानी कस्टम डाटा के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कस्टम डाटा के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए यूएस के साथ पार्टनरशिप की है। ये देख लीजिए, यूएस डाक विभाग यानी USDP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विसेज, इसके साथ इंडिया के डाक विभाग ने पार्टनरशिप की है कस्टम डाटा के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए। इंडिया में जो पोस्ट का यानी डाक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वो यूएस को ही होता है, तो यूएस और इंडिया के बीच में कस्टम डाटा के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए क्या हुआ है? एग्रीमेंट साइन हुआ है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है। क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है। आपको बताना है इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के कितने % सिटीजन्स हैं जिनके 50 मीटर की दूरी पर ही उनको कनेक्शन या फिर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। तो इंडिया में 92% कंज्यूमर के 50 मीटर यानी जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर ही इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। रिसेंटली नीति आयोग ने इन सारी एजेंसीज के साथ मिलकर ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत इंडिया के 92% कस्टमर्स को 50 मीटर के दायरे में ही इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो इंडिया के 87% लोग हैं उनको ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बाकी 13% को या तो मिलती है या तो फिर नहीं मिलती है। तो ये दो फैक्ट याद रखिएगा, 92% लोगों को 50 मीटर के दायरे में इलेक्ट्रिसिटी और 87% लोगों को ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है एज पर नीति आयोग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रिपोर्ट, इतना याद रखना है। इसके अलावा ये देख लीजिए, ये जो सर्वे किया गया है वो 10 राज्यों में किया गया है जहां पे इंडिया की 65% पॉपुलेशन कवर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 19वीं बैठक हुई है फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर्स की। आपको बताना है इस फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग को किसने होस्ट किया? तो इंडिया ने होस्ट किया। किसने? इंडिया ने। ये देख लीजिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड की जो बैठक हुई है उसको इंडिया ने होस्ट किया है। इसमें IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर मोस्टली डिस्कस हुआ। आपसे ये नहीं पूछेंगे, सिर्फ इतना पूछेंगे कि 19वीं बैठक जो हुई है फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड की उसने किस कंट्री ने होस्ट किया है? तो इंडिया ने होस्ट किया है। या फिर ये पूछ सकते हैं ये कौन सा एडिशन था? तो 19th एडिशन था। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2001 में स्थापना हुई थी। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, भले ही इसका नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो। टोटल मेंबर हैं 8 कंट्रीज। इंडिया 2017 में पाकिस्तान के साथ इसका मेंबर बना था। और सेक्रेटरी जनरल कौन है SCO के? व्लादिमीर नोरोव, जो कि उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं, रशिया से नहीं। यह क्वेश्चन है, रिसेंटली किस इंडियन बैंक द्वारा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट किया गया है? तो SBI ने JBIC जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो जापानीज कस्टमर होंगे उनको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया में। अब सिर्फ जापान इंटरनेशनल बैंक ऑफ कोऑपरेशन है, इसमें कई सारी बैंक्स हैं जापान की, जैसे SMBC, मफजी बैंक, मिजुहो बैंक, ये सारी बैंक्स हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को $1 बिलियन का लोन प्रोवाइड करेंगी। तो याद रखिएगा, SBI ने जापानीज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में सपोर्ट करने के लिए या फिर ऑटोमोबाइल सप्लायर्स को इंडिया में सपोर्ट करने के लिए $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है इसके साथ जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि
स्पेशली ये जो जापान के ही ऑटोमोबाइल सेक्टर होंगे उनको ही लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इंडिया में। इसमें क्या होगा, 600 जो मिलियन डॉलर है वो JBIC देगा और 400 मिलियन डॉलर अदर बैंक्स देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी ने रिसेंटली एक मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी बनाई है। इसके चेयरमैन कौन है, तो मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी MDAC इसकी चेयरमैन है मधाबीपुरी। ये देख लीजिए, सेबी ने मधाबीपुरी की अध्यक्षता में एक मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी बनाई है। पर्पस क्या है, स्टॉक मार्केट में डाटा कल्चर को प्रमोट करना। तो डाटा कल्चर को प्रमोट करने के लिए सेबी द्वारा मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है मधाबीपुरी बुश की अध्यक्षता में। सेबी की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना तो हो गई थी, लेकिन सेबी एक्ट पास हुआ था 1992 में। सेबी हेडक्वार्टर है मुंबई में और अजय त्यागी इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ले एग्रो का एक ब्रांड है बी फिज, जैसे एपी फिज है ना, वो भी पार्ले एग्रो का ही ब्रांड है और बी फिज भी पार्ले एग्रो का ब्रांड है। आपको बताना है नेशनल ब्रांड एम्बेसडर इसकी कौन बनी है, तो प्रियंका चोपड़ा को बी फिज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पार्ले एग्रो द्वारा। ये है पार्ले एग्रो, बी फिज इसका ब्रांड है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्रियंका चोपड़ा। यहाँ पे देखिएगा एप्पल जूस है बी फिज, जैसे एपी फिज है वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th एशियन फिल्म अवार्ड के दौरान बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड किस इंडियन मूवी ने जीता है। तो पता नहीं क्या हो गया यार, बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड गली बॉय को ही मिला है। और वो बाकी तो आप जानते ही, एक सॉन्ग था जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हल्का मचा था काफ़ी, लेकिन वही सॉन्ग ज़्यादा अच्छा लगा था, पता नहीं क्यों इसको अवार्ड मिला है। गली बॉय इसको 14th एशियन फिल्म अवार्ड शो के दौरान बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड दिया गया है। बाकी कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट है नहीं। पैरासाइट जिसने ऑस्कर जीता था उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। पैरासाइट ने काफ़ी सारी कैटेगरीज में ये अवार्ड जीता है, तो याद रखिएगा 14th एशियन फिल्म अवार्ड। गली बॉय को बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड मिला है और पैरासाइट को बेस्ट मूवी का। ये जो एशियन फिल्म अवार्ड की शुरुआत हुई 2007 में हुई थी और हांगकांग चाइना में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरकास्ट मैरिड कपल को इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए सुमंगलम पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो सुमंगलम पोर्टल लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने सुमंगलम पोर्टल लॉन्च किया है इंटरकास्ट मैरिड कपल्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए। तो इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ SC ST कम्युनिटीज़ को स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक प्रोवाइड करने के लिए वो तो इंपॉर्टेंट है नहीं। सुमंगलम पोर्टल उड़ीसा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मो विद्युत पोर्टल मोबाइल ऐप, ये भी उड़ीसा गवर्नमेंट। ये देख लीजिए, मो विद्युत पोर्टल उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मो सरकार इनिशिएटिव के तहत, माई गवर्नमेंट इनिशिएटिव के तहत। दुआरे सरकार इनिशिएटिव किसका है, वेस्ट बंगाल का, और मो सरकार इनिशिएटिव किसका है, उड़ीसा का। मो विद्युत पोर्टल ये भी उड़ीसा का। तो मो शब्द जब आए तो उड़ीसा याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक है पोर्ट्रेट ऑफ पावर, ये आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। पोर्ट्रेट ऑफ पावर्स ये बुक किसने लिखी है, तो NK सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, उन्हीं ने ही लिखी है। पोर्ट्रेट ऑफ पावर ये बुक लिखी गई है NK सिंह, नंद किशोर सिंह। ये नाम सुना हुआ लग रहा होगा आपको। क्यों सुना हुआ लग रहा है, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन है NK सिंह। इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। फिनांस कमीशन संविधान के आर्टिकल 280 के तहत स्थापित किया था, आपको याद रखना है। और जो इस समय उसके चेयरपर्सन है कौन है, NK सिंह। वो उन्होंने एक बुक लिखी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्या क्वेश्चन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय सूचना आयोग, इसके नए हेड कौन बने हैं, तो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं YK सिन्हा। मैंने अभी बताया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के हेड विमल जुल्का ने मतलब कि त्यागपत्र मतलब उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था, तो विमल जुल्का को रिप्लेस किया है YK सिन्हा ने। ये देख लीजिए YK सिन्हा, ये सूर्यधन कुमार सिन्हा, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के नए हेड बन गए हैं। प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट कर दिया है। देखिए इसके साथ साथ ही एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी अपॉइंट हुए हैं, उदय मधुरकर। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, RTI एक्ट 2005 में पास हुआ था, उसी के तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया था। इसके हेड कौन हो गए हैं, YK सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर Y20 ग्लोबल समिट, इसको किस कंट्री ने होस्ट किया है, तो Y20 G20 का पार्ट है, याद रखिएगा। और G20 की प्रेसिडेंसी जिसके पास होगी वही इसको होस्ट करेगा। तो सऊदी अरब ने रिसेंटली Y20 यूथ 20 समिट को होस्ट किया है, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है किरण रिजिजू ने। याद रखिएगा यूथ 20 ग्लोबल समिट सऊदी अरब के अल खोबर में ऑर्गेनाइज की गई है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है किरण रिजिजू ने। थीम क्या था Y20 समिट का, तो गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज, ये था थीम। 10वीं वर्षगांठ है G20 यूथ इंगेजमेंट ग्रुप की, इसीलिए फर्स्ट एवर Y20 कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है या फिर समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है सऊदी अरब में। क्या क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट एवर सी प्लेन सर्विस किस इंडियन स्टेट में लॉन्च हुई है, तो सभी को पता है गुजरात में लॉन्च की गई है। स्पाइस जेट का अटर करके एक प्लेन है, वो रन कर रहा है।
आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसका फ्लाइट या फिर प्लेन पहली बार आया है सी प्लेन सर्विस के तहत। तो मालदीव पहली कंट्री है जिसका सी प्लेन इंडिया में लॉन्च हुआ है, केवडिया गुजरात में। उसके अलावा आपको शत्रुंजिया डैम में आपको पढ़ा ही चुका हूँ। इंडिया की फर्स्ट सी प्लेन सर्विस किसने लॉन्च की है? पीएम मोदी ने। कहाँ लॉन्च की है? केवडिया गुजरात और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में। वर्ल्ड जोराइसिस डे, ये हर वर्ष इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जोराइसिस एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है। आपको पता है किस डेट को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड जोराइसिस डे ये मेरे ख्याल से मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। ये देख लीजिए 29 अक्टूबर को वर्ल्ड जोराइसिस डे मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? स्किन पे छाले जो पड़ जाते हैं ना, वो जोराइसिस कहलाते हैं। इस बार का वर्ल्ड जोराइसिस डे, इसका थीम क्या था? इन्फॉर्म्ड, बस इतना थीम है, याद रखिएगा, इन्फॉर्म्ड वर्ल्ड जोराइसिस डे का थीम था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जोराइसिस एसोसिएशन स्वीडन में स्थित है, 1971 में स्थापना हुई थी। बाकी प्रेसिडेंट तो नहीं पूछना चाहिए कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा किस डेट को वर्ल्ड सिटीज डे के रूप में घोषित किया गया है? तो जिस दिन नेशनल यूनिटी डे होता है इंडिया में, उसी दिन वर्ल्ड सिटीज डे को घोषित किया गया, यानी 31 अक्टूबर अब वर्ल्ड सिटीज डे के रूप में मनाया जाएगा। ये देख लीजिए यूएन जनरल असेंबली द्वारा पहला वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को मनाया गया। थीम क्या था? वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। ये फर्स्ट वर्ल्ड सिटीज डे का थीम था। यूएनजीए ने घोषणा की है कि हर वर्ष 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 2014 में 31 अक्टूबर को ही 7th ग्लोबल सेलिब्रेशन हुआ था वर्ल्ड सिटीज पर, तो इसीलिए 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने DST IIEST सोलर पीवी हब को किस इंडियन स्टेट में इनॉग्रेट किया है? तो रमेश पोखरियाल जी ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के IIEST सोलर पीवी हब को वेस्ट बंगाल में इनॉग्रेट किया है। ये देख लीजिए रमेश पोखरियाल निशंक जी है, वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के IIEST सोलर पीवी हब को इनॉग्रेट किया है। ये सोलर पीवी हब देखिए जहाँ पे लाइट नहीं आती है वहाँ पे इसका यूज आसानी से किया जा सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के IIEST सोलर पीवी हब को इनॉग्रेट किया गया है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। यह क्वेश्चन है, लुइस आर्क किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? लुइस आर्क जी अपॉइंट हुई हैं बोलीविया की नई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं लुइस आर्क। ये देख लीजिए रिसेंटली बोलीविया में जो जनरल इलेक्शन हुए थे 55% वोटों के साथ जीत गई हैं लुइस आर्क, और अब ये बोलीविया की नई प्रेसिडेंट बन गई हैं। लुइस आर्क ने इनको हरा दिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। लुइस आर्क की बात करें तो कैपिटल है SUCRE, आप पढ़ लीजिएगा। और लापेज इसकी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं तो लापेज ही लगाते हैं बोलीविया की मेन कैपिटल को। करेंसी क्या है? बोलीवियानो, और अब प्रेसिडेंट कौन बन गई है? लुइस आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया द्वारा रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो में नए एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो मेरे ख्याल से नीना मल्होत्रा सैन मरीनो में इंडिया की नई एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं। ये देख लीजिए डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच की IFS ऑफिसर हैं। इनको सैन मरीनो में इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अभी तक इटली में नीना मल्होत्रा इंडिया की एम्बेसडर थी। इसके अलावा सुशील कुमार सिंघल, इनको सोलोमन आइसलैंड के लिए इंडिया का हाई कमिश्नर बनाया गया है। तो सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन आइलैंड के लिए इंडिया का हाई कमिश्नर बनाया गया है, और नीला मल्होत्रा को सैन मेरिनो के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। हाई कमिश्नर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अपॉइंट होते हैं और एम्बेसडर नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म के लिए 14 मेंबर कमेटी बनाई गई है। आपको बताना है ये अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म पर जो ये 14 मेंबर एडवाइजरी कमेटी बनी है, इसको हेड कौन करेगा? तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार इस कमेटी को हेड करेंगे। ये देख लीजिए अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम, इस पर रिकमेंडेशन देने के लिए नीति आयोग ने 14 मेंबर एडवाइजरी कमेटी बनाई है। इसको हेड करेंगे वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसमें कौन है? पीएम मोदी। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं, और वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। CEO कौन है? अमिताभ कांत। उसके अलावा याद रखिएगा नीति आयोग में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किस कंट्री में लॉन्च की गई है? तो बांग्लादेश ने रिसेंटली नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है। देख लीजिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली डिसाइड किया गया है कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं आपको कोई भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं दी जाएगी। तो नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है बांग्लादेश में, याद रखिएगा। इससे स्पीड से नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, स्टोरीज ऑफ 1984, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, ये बुक किसने लिखी है? तो सर्वप्रीत सिंह ने लिखी है। सर्वप्रीत सिंह ने बुक लिखी है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। इसमें 1984 के सिख राइट्स की बात की गई है, सिख दंगों की। तो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स ये बुक लिखी गई है सर्वप्रीत सिंह द्वारा। नाम याद रखिएगा, सर्वप्रीत सिंह ने ये बुक लिखी है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट। पेंगुइन इसको पब्लिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक, रिसेंटली इन्होंने पार्टनरशिप की है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। आपको बताना है समराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एनपीसीआई के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है। पर्पस क्या है? रिवार्ड प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया था, जिसके लिए समराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और एनपीसीआई ने पार्टनरशिप की है। समराव बैंक 1906 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में स्थापित किया गया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत। ये जितना भी डिजिटल पेमेंट आप करते हैं ना, एनपीसीआई उसको मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 यानी सोगा 2020 रिपोर्ट के अनुसार हाईएस्ट O3 यानी ओजोन का एक्सपोजर किस कंट्री में है? तो कतर में ओजोन का मैक्सिमम एक्सपोजर देखा गया है एज पर सोगा रिपोर्ट 2020। याद रखिएगा, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 यानी सोगा रिपोर्ट, इसको रिलीज किसने किया है? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट यानी HEI ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के साथ मिलकर। तो HEI प्लस GBD ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कतर में मैक्सिमम एक्सपोजर देखा गया है काहे का? O3 ओजोन का, इतना याद रखिएगा। हालांकि जो PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंडिया में मैक्सिमम देखा गया है, ये भी याद रखिएगा। जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, इनका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ देखा गया है? इंडिया में देखा गया है। और ओजोन का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ देखा गया है? कतर में देखा गया है। हालांकि इंडिया उस मामले में तीसरे नंबर पे है ओजोन कॉन्सेंट्रेशन के मामले में। ये जो सोगा रिपोर्ट है इसमें 87 जो हेल्थ रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं, उसमें एयर पोल्यूशन को चौथा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बताया गया है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ये देख लीजिए, डायट्री रिस्क, ब्लड प्रेशर और तंबाकू, ये 3 हेल्थ फैक्टर्स हैं जो सबसे बड़े हेल्थ रिस्क हैं। उसके बाद चौथा हेल्थ रिस्क कौन सा है? एयर पोल्यूशन। तो सोगा रिपोर्ट याद रखिएगा, HEI ने GBD के साथ मिलकर रिलीज किया है। PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन में इंडिया ने टॉप किया है और ओजोन एक्सपोजर में कतर ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनी ब्रिज, जिसको मैत्री सेतु भी कहते हैं, ये किस इंडियन स्टेट में बनाया जा रहा है? तो फेनी ब्रिज को त्रिपुरा में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? फेनी रिवर पर त्रिपुरा में बनाया जा रहा है फेनी ब्रिज। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में ये फेनी रिवर पर बन रहा है। इससे डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगी और साथ ही साथ हमें जो चिट्टागोंग सी पोर्ट है ना बांग्लादेश का, उसका एक्सेस आसानी से मिल जाएगा। तो त्रिपुरा के रामगढ़ को बांग्लादेश से जोड़ेगा, बांग्लादेश के रामगढ़ को त्रिपुरा से जोड़ेगा, साउथ त्रिपुरा से। मैत्री सेतु की लेंथ है 1.8 किलोमीटर। इसको फेनी ब्रिज भी कहते हैं, इतना याद रखिएगा। साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो फेनी रिवर बहती है फिर बांग्लादेश चली जाती है, तो वहीं पर फेनी ब्रिज बन रहा है 1.8 किलोमीटर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली VO चिदम्बरनार पोर्ट पर एक पोर्ट एंट्री फैसिलिटी, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी लॉन्च की है। आपको पता है VO चिदम्बरनार पोर्ट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है VO चिदम्बरनार पोर्ट। ये देख लीजिए, VO चिदम्बरनार पोर्ट पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के जो मनसुख मांडव्य जी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनके द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, VO चिदम्बरनार पोर्ट पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी किसने लॉन्च की है? मनसुख मांडव्य जी ने। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी, इसमें क्या होगा? जो कंटेनर्स होंगे उनकी हैंडलिंग ढंग से की जा पाएगी और डायरेक्ट मूवमेंट उनका कराया जा सकेगा। VO चिदम्बरनार पोर्ट कहाँ है? तुतीकोरिन यानी तमिलनाडु में है, इसका तुथुकोडी भी कहते हैं, इतना याद रखिएगा। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी VO चिदम्बरनार पोर्ट पर मनसुख मांडव्य जी ने लॉन्च की है, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो द्वारा निसार मिशन को किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा? तो नासा इसरो आर्चर रेडार, यही हो गया आपका निसार का फुल फॉर्म। निसार मिशन नासा इसरो का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में इनको यूज किया जाएगा निसार को, जो कि 2022 तक लॉन्च किया जाना है। ये देखिए, जो निसार है ये हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल छोड़ेगा, जिससे हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन का ढंग से डाटा मिलेगा। तो निसार इंडिया और US का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, नासा और इसरो का। नासा की बात कर लीजिए आप, 1958 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। देखिए इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे नासा के, क्या नाम था? जिम रिडेस्टाइन, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इस समय नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? स्टीव जर्स्की, इतना नाम याद रखिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले 10 महीनों में 1 लाख अंडर सर्व्ड वुमेन्स को
स्किल यानी डिजिटल स्किल प्रोवाइड करने के लिए एनएसडीसी के साथ कितने पार्टनरशिप की है? तो अगले 10 महीनों में 1 लाख वुमेन्स को डिजिटल स्किल प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एनएसडीसी के साथ पार्टनरशिप की है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडीसी ने आपस में पार्टनरशिप की है ताकि अगले 10 महीने में 1 लाख अंडर सर्व्ड वुमेन्स को डिजिटल स्किल प्रोवाइड किया सके। बस इतना याद रखिएगा, 70 घंटों की ये ट्रेनिंग होगी जिसके तहत अंडर सर्व्ड वुमेन को डिजिटल स्किल प्रोवाइड की जाएंगे। तो 10 महीनों के लिए 1 लाख महिलाओं को डिजिटल स्किल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। इतना याद रखिएगा। ये देख लीजिए, अभी यहाँ पे महिलाएं लिखा है लेकिन इनका मेन पर्पज है 1 लाख यूथ को कंट्रीज में डिजिटल स्किल प्रोवाइड करना। तो उसके लिए एनएसडीसी और माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप की है। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता ही है, बिल गेट्स इसके फाउंडर थे पॉल एलन के साथ। सीईओ कौन है? सत्या नडेला। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप की है 10 महीने में 1 लाख अंडर सर्व्ड वुमेन्स को डिजिटल स्किल प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आईटी फर्म कार्बन न्यूट्रल हो गई है 2050 से 30 वर्ष पहले ही? तो रिसेंटली इन्फोसिस इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल आईटी फर्म हो गई है। इसने टारगेट रखा था 2050, लेकिन 30 वर्ष पहले ही। देखिए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के द्वारा जो टारगेट था कार्बन न्यूट्रलिटी का वो 2050 था, लेकिन इन्फोसिस इंडिया की फर्स्ट आईटी फर्म है जिसने 2020 में ही कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लिया है, यानी 30 वर्ष पहले। ये देख लीजिए, इन्फोसिस पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो गई है। इन्फोसिस इंडिया की फर्स्ट सिग्नेटरी है जिसने रिन्यूएबल एनर्जी 100 को भी साइन किया था। रिन्यूएबल एनर्जी 100 मतलब आप जो भी एनर्जी यूज करें वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी से आती हो। रिन्यूएबल एनर्जी एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, कंपनीज के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये देख लीजिए, बाकी ये तो आपसे नहीं पूछेंगे, इन्फोसिस पूछेंगे। इंडिया की फर्स्ट 100% रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है आईटी फर्म। इन्फोसिस की बात करें तो सलील पारेख इसके सीईओ हैं, इतना जरूर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस इंडियन सिटी में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है इंदौर में। पिछले 4 वर्षों से बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर, वहां पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। ये कोई क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, आप याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, 45 दिनों का कॉम्पिटिशन होगा। मेरे ख्याल से 4 टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और जो सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करेंगी उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो पीपीएल ट्रॉफी दी जाएगी। प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाए? इंदौर, एमपी में। लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ट्रस्ट जो कि एक हेल्थ केयर कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। देख लीजिए, सीनियर इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा को डॉक्टर ट्रस्ट जो कि हेल्थ केयर कंपनी है उसका एम्बेसडर बनाया गया है। डॉक्टर ट्रस्ट के एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।